एजाज साहब, आपका इस पर क्या नुक्ता नजर है? क्योंकि एक आर्गुमेंट ये भी होता है कि अगर आप एक इकोनॉमिक पावर हैं तो फिर शायद आपकी पोजीशन खित्ते में, जो अभी हम पावर बैलेंस की बात करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपकी इकोनॉमिक मसल है आपके पास तो वो आपका मिलिट्री मसल को भी बेहतर करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ एक दो चीज़ों से नहीं होती। कौम तो बनती है, उसमें जज्बा भी होना चाहिए, नेशनल कोहेजन भी हो, उसकी इक़्तिसाद भी बेहतर हो, उसकी पॉलिटी भी स्टेबल हो, और उसके पास ये डिफेंस की कैपेबिलिटी भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह मई 10 के बाद से पाकिस्तान में लगता है कि रास्ता खुल गया है कि हम अपने पूरे पावर पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर सकें। और पाकिस्तान के मुतल्लिक जो इम्प्रेशन था हिंदुस्तान में, वो कुछ ये था कि पाकिस्तान की देखें जो माशरा तकसीम हुआ हुआ है सियासी तौर पर, इक़्तिसाद अच्छी नहीं चल रही और शायद इनका डिफेंस भी बहुत बजट कम हो गया है, कमज़ोर है। इन वजहों से उन्होंने जब हमला करके देखा तो पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं था। तो जवाब तो उनको बड़ा ज़बरदस्त मिला, यानी हमारी न्यूक्लियर डिटेरेंस के नहीं करने के बावजूद भी आपने कर लिया। तो मैं ये बात तो मानता हूँ कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो आपकी अपनी स्ट्रेंथ ही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि आपके कोई स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में कोई अच्छे दोस्त भी होने चाहिए। जिस तरह चाइना हमारे साथ एक अच्छा दोस्त था और वो भी हमारे साथ खड़ा हुआ, कम से कम उसकी सपोर्ट हमारे पास मौजूद रही। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर काम करती हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि आप अपने तौर पर दुनिया में अकेले बहुत बड़ी अपनी मशीन, वॉर मशीन बना लें। आपको सफारतकारी भी आपकी मुस्बत होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये दोनों चीज़ें मिलकर ही एक कौम को तक़वियत देती हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी अपनी जब तक ज़ोर बाजू नहीं होगा आप कोई भी चीज़ आगे नहीं चला सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस किस्म की जो एनवायरनमेंट है जिसमें हाइब्रिड वॉर हैज़ बिकम द नॉर्म, जिसमें टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है, कन्वेंशनल वेपन्स भी यूज़ हो रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स भी चल रही हैं, ऐसे में तो मेरा ख्याल में आपको भी मल्टी प्रोंग डिफेंस रखना होगा। खाली एक कन्वेंशनल डिफेंस नहीं चाहिए, खाली न्यूक्लियर डिटेरेंस भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में हर किस्म की जो टेक्नोलॉजीज आपके पास होनी चाहिए। जी मलिया साहब, आपकी राय क्या है? जैसे एजाज साहब ने कहा कि इंडिया को एक गुमान था कि हम इस खित्ते के चौधरी हैं और पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली कमज़ोर मुल्क है, हम हमला करेंगे, जवाब नहीं आएगा। क्या ये इसराइल के हवाले से भी जो एक परसेप्शन था वो कहीं ना कहीं टूटा है? क्योंकि बहरहाल ईरान शायद उतना नुकसान नहीं पहुंचा सका जितना इसराइल ने पहुंचाया हो। उनकी तो पूरी ईरान की मिलिट्री जो टॉप ब्रास थी उसी को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, उतना नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन बहरहाल तल अवीव में और दीगर शहरों में मिसाइल्स गिरना, बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरना, एक खौफ तो था इसराइल को। तो वो उनका जो एक खौफ था कि हम तो बिल्कुल आयरन डोम की वजह से सिक्योर है, वो टूटा है कहीं ना कहीं। देखें, इस वक्त जो नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम और डिसआर्ममेंट रेजीम है वो बिल्कुल क्रैक हो गई है, अंडरमाइन हो गई है, कमज़ोर हो गई है। आपका जो इनिशियल सवाल था कि बहुत से मुल्क चाहेंगे कि वो भी इनरिचमेंट की तरफ जाएं, वो भी न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने की तरफ जाएं। एक तो इसकी वजह ये भी, एक तो वजह ऑफ कोर्स ये है कि अगर वो फील करेंगे कि हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट में है तो फिर वो करेंगे, जिस तरह पाकिस्तान ने किया, जिस तरह शायद ईरान अब करेगा। लेकिन साथ साथ ये भी एक वजह है कि अगर एक अनइक्वल रेजीम होती है दुनिया में जो कि कुछ न्यूक्लियर पावर्स को सारे हक दे देती है और बाकियों को कहती है कि आपकी सिक्योरिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप हम पे रिलाय करें या आप कुछ भी ना करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखें, डिसआर्ममेंट रेजीम जो है या नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम, दैट डिपेंडेड लार्जली कि जो दो उस वक्त के सुपर पावर्स थे, अब तो रूस नहीं है, मगर रूस और अमेरिका हैड मेड सर्टेन प्रोमिसेस एंड प्लेजेस दैट दे वुड बिगिन टू रिड्यूस द न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स। नहीं किया उन्होंने। सो आई थिंक ये भी एक आप देख लेना कि इसका फिर असर होता है ना, देयर इज एन इम्पैक्ट, देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। सो अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें तो वो सिचुएशन देखें, ये वो वाला दौर नहीं है कि 2-3 बिग पावर जो हैं they will decide everything for the world and they'll determine everything. Right. That's not possible. That is not possible anymore. We've entered a multipolar world जिसमें कि no one country can call the shots. कई लोगों का पाकिस्तान में ख्याल है कि एक मुल्क अभी भी कॉल द शॉट्स कर सकता है और एक यूनिपोलर वर्ल्ड में है। नॉट ट्रू एट ऑल। राइट। एजाज साहब, लास्ट में आप जरा बताइएगा कि अब ये जो मुज़ाकरात की दोबारा बात शुरू हुई है, अमेरिका कह रहा है कि ईरान से मुज़ाकरात करेंगे, ईरान भी चाह रहा है, आपको लगता है कि नतीजा खेज होंगे और मशरिक़ वस्ता की स्टेबिलिटी नजर आ रही है आपको इन नियर फ्यूचर? स्टेबिलिटी के ऊपर बाद में आता हूँ। मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल में ईरान करना चाहेगा। मेरी अपनी ये तखमीना है मेरा कि ईरान के ऊपर इकनॉमिक सेंक्शंस जो 45 साल से लगी उसका बहुत ही
बुरा असर पड़ा लोगों का मेयार ज़िंदगी पर, उनकी इक़्तिसाद पर, तो वो शायद अभी भी अगर अमेरिका किसी किस्म की उनको एश्योरेंस देता है कि वो सैंक्शंस उठा लेंगे, तो मेरा ख्याल में ईरानियन चाहेंगे, सिवाय इसके कि ईरान की अब नेगोशिएटिंग पोजीशन बहुत बेहतर हो गई है और वो चाहेंगे कि इसके अंदर कोई गारंटर्स आएँ जिस तरह चाइना या रशिया, जो इस बात की भी एक किस्म की ज़मानत दें कि अगर ये फ्लाउट किया गया तो वो फिर ओपनली ईरान का साथ देंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोशिश होगी ईरान की कि पहला तो यही करें, और अगर ये नहीं होता तो 100% करने की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा है कि उसके अलावा उसके पास चॉइस नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो पहले बात हो रही थी ना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो 1968 की है, उसमें वादा यही किया गया था कि सारी न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो 5 की 5 हैं वो ख़त्म करेंगी अपना न्यूक्लियर वेपन्स, और जो नहीं, जिनके पास नहीं है वो पीसफुल यूजेस कर सकते हैं। तो ये क्लासिक केस है ईरान का, जिसने NPT साइन किया हुआ था और सिर्फ पीसफुल यूजेस कर रहा था, उस पर एक ऐसा मुल्क हमलावर हो रहा है जिसने NPT भी शामिल नहीं की, में ज्वाइन भी नहीं किया, और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो दुनिया बिल्कुल तलपट होकर रहेगी। वो रूल बेस्ड ऑर्डर जो है ना, वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि डिप्लोमेसी का चांस रहेगा। अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ईरान शायद ये करना चाहेगा उनके साथ, लेकिन अगर इस दफ़ा भी मायूसी हुई तो वो नहीं, वो बॉम्ब की तरफ जाएंगे। स्टेबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे इस खित्ते में स्टेबिलिटी उस तरह नज़र नहीं आ रही। ठीक है, सईद साहब ने सही कहा कि अगर ईरान अपना एटीट्यूड अरबों के बारे में और अरब्स अपना एटीट्यूड ईरान के बारे में तब्दील करें और ये मुतहिदा होकर एक अमेरिका पे दबाव डालें इसराइल के रवैये के ख़िलाफ़, तो शायद कुछ कामयाबी हो सकती है। लेकिन जो तनाज़ा है वो तो अपनी जगह पे है फ़लस्तीन का, और गज़ा में जो जुल्म है वो तो अपनी जगह पे है। इसलिए मुझे नज़र नहीं आता कि इस खित्ते में इतनी ज़्यादा जल्दी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अलबत्ता एक मौका आया है अरबों के लिए कि ये अपनी जो सिक्योरिटी जो इन्होंने आउटसोर्स की थी, या जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला पे थे, ये ऑलरेडी उसको थोड़ा सा एशिया की तरफ पिवट कर रहे हैं, चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, और अगर ये ईरान को भी उसमें फैक्टर इन कर लें एज ए पॉजिटिव एलिमेंट, तो मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती है तो कम से कम इन मुल्कों की हद तक इलाके में स्टेबिलिटी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।